प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः क्लास बीएससी थर्ड ईयर का स्वागत करता हूं मैं गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। हमने इस टॉपिक से संबंधित जिस टॉपिक का चयन आज हमने किया है महत्वपूर्ण प्रश्न या पूर्व के प्रश्न पत्र में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, तो उसी के संदर्भ का ये सेकंड वीडियो है या पार्ट नंबर 2 है। पहले की क्लास के अंदर हमने 10 प्रश्नों के बारे में जिक्र किया था, उसको पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी। तो हम उसी संदर्भ में 10 प्रश्न और आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो सामान्यतः 2017, 18 या 16 के पेपर में आ चुके हैं और यही प्रश्न एक बार पुनः आने की संभावना है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते हुए आराम से इसको समझिए। यदि आपने कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले विभिन्न लेक्चरर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। तो हम बात करेंगे आज पेपर प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों के लिए। पहला प्रश्न है हमारा, जल विभव क्या होता है। तो विद्यार्थियों, जल अथवा किसी तंत्र में ऊर्जा पाई जाने वाली मुक्त ऊर्जा उसके कार्य करने का घोतक होता है। इसी को हम रासायनिक विभव के नाम से जानते हैं। तंत्र यहाँ पर विलियन से लिया गया है। तो जल विभव के संदर्भ में क्या हुआ, तो ये मूल रूप से विभव दो सिरों पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के मान का अंतर है। जो एक सिरे पर उत्पन्न हो रहा है उसको हम विभव के नाम से ले रहे हैं। दोनों सिरों के बीच में जो अंतर होता है विभवांतर होता है। तो उसी से संबंधित है ये। शुद्ध जल का विभव अथवा शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा और किसी तंत्र में जो जल उपस्थित है उसके द्वारा उस जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के मान के अंतर को जल विभव कहते हैं। तो यहाँ पर जल का जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसी तंत्र और तंत्र में हमेशा विलीन होगा। और ये हो गया शुद्ध जल। शुद्ध जल में अणुओं की संख्या ज़्यादा है, विलीन अथवा तंत्र में जल के अणुओं की संख्या कम है, तो मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान भी कम होगा। तो ये तो ऊर्जा का मान होगा कम और ये ऊर्जा का मान होगा अधिक। इसीलिए शुद्ध जल का जल विभव हमेशा अधिक होगा, जबकि किसी विलियन के जल विभव का मान हमेशा कम होगा। क्योंकि शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है, इसलिए विलियन का या किसी तंत्र का जल विभव का मान हमेशा 0 से कम अथवा ऋणात्मक होगा। तो जल विभव कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक। सामान्यतः जल विभव डीपीडी के बराबर है, जल विभव डीपीडी के बराबर, लेकिन हमेशा ये ऋणात्मक होता है। तो जल विभव ऋणात्मक होता है और डीपीडी पॉजिटिव होती है। जल विभव का प्रतीक है वो साई कहलाता है। साई, इसको हम इस प्रकार के त्रिशूल की आकृति के समान प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक बार है। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न 1 नंबर का है वो कंप्लीट हो जाता है। परिभाषा, शुद्ध जल के अणुओं के द्वारा मुक्त ऊर्जा अथवा विभव और किसी तंत्र में जल के अणुओं के द्वारा मुक्त ऊर्जा या विभव के मान को अंतर को जल विभव कहते हैं। ये हमेशा ऋणात्मक होता है। शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है, प्रतीक इसका सही है, मात्रक इसका बार है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो आता है जलरंध्र क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मूल रूप से बिंदु स्त्राव अथवा गटेशन की प्रक्रिया से संबंधित है। जुड़ा हुआ किससे, बिंदु स्त्राव के द्वारा। घासकुल पोएसी के पादप की पर्ण के किनारे भाग पर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। जब वातावरण में वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता, किसके कारण,
वातावरण में ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक हो जाती है तो वाष्प उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में पादप अनावश्यक जल को बिंदु स्त्राव के रूप में बाहर निकलता है, और बिंदु स्त्राव में जिस संरचना से जल बाहर निकलता है उसको नाम देते हैं जलरंध्र। तो ये जलरंध्र की सामान्य से स्ट्रक्चर है। इसमें ये पर्ण की सतह जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, तो ये एपिडर्मिस उपस्थित होती है। इस एपिडर्मिस के अंतर्गत वेसल्स या वाहिकाओं के मुक्त सिरे उपस्थित होते हैं, और इन्हीं सिरों से संबंधित कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है और इसको नाम देते हैं एपिथेम उत्तक या एपिथम सेल्स। इन सेल्स के मध्य पर्याप्त मात्रा में इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इस इंटरसेलुलर स्पेस युक्त कोशिकाओं के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले जहाँ पे वो क्षेत्र जहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती उसको नाम देते हैं स्टोमेटल कैविटी। और इस कैविटी के ऊपरी भाग की एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं के मध्य एक छिद्र पाया जाता है और इसी को नाम देते हैं वाटर पोर। इस प्रकार की यह संरचना जलरंध्र कहलाती है, और इसके द्वारा किसके द्वारा कि इसके अंदर पाए जाने वाले वेसल्स, इसमें जल अनावश्यक मात्रा में है तो प्रेशर के कारण ऊपरी की ओर बढ़ेगा, इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा द्रव्य प्रारूप में, वो जाकर के स्टोमेटल कैविटी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से ये बूंद बूंद के रूप में इस वाटर पोर के द्वारा बाहर निकलता रहता है। इस संरचना को नाम देते हैं जलरंध्र या हाइडेथॉल। इसमें निकलने वाला जल जो कि बूंद के रूप में स्थापित होता है, तो प्रातःकालीन समय में ये जहाँ पे जलरंध्र पाया जाए वहाँ एक बूंद के रूप में जल की बूंद दिखाई देती है, और जैसे जैसे वातावरण के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तुरंत प्रभाव से जल वाष्पीकृत हो जाएगा, और इसमें पाए जाने वाले लवण उसी पर्ण की सतह पर पट्टीनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात बिंदु स्त्राव द्वारा निकलने वाले जल में अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, C3 पौधे और C4 पौधों में निर्मित होने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद C3/C4 में उत्पन्न प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है कि नाम लिखने होते हैं। जब स्टेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो C3 में ये उत्पाद मूल रूप से केल्विन साइकिल के दौरान बनता है, और C4 में C4 साइकिल के दौरान होता है कब है, जब रिबुलेज 1,5-बिस्फॉस्फेट रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है, तो उस स्थिति में एक प्रथम 6 कार्बन का अस्थायी उत्पाद बनता है, और तुरंत प्रभाव से 3 कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है, वो इसका मूल रूप से स्थायी उत्पाद है। तो रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के 3 कार्बन युक्त 2 अणुओं का निर्माण करता है। 3 कार्बन का होने के कारण ही इसको नाम देते हैं C3, और वो पदार्थ होता है 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी प्रकार के C4 प्लांट में सक्रिय पाइरुवेट जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के रूप में होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ता है। इस समय जो एंजाइम काम आता है वो पेप्को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है कि सहायता से जुड़ करके एक 4 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण करता है, 4 कार्बन, जिसको नाम देते हैं ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ कि C3 पौधों में उत्पन्न होने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद या यौगिक 3PGA है, जबकि C4 के अंदर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइकोब्लिन्स क्या होते हैं और ये किन जीवों में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल देना होता है इसका। तो फाइकोब्लिन्स मूल रूप से एक वर्णक है। वर्णक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, कैटिनॉइड्स और फाइकोब्लिन्स। तो ये भी क्लोरोफिल की तरह ही टेट्रा पाइलोरिक वलय युक्त होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल में 4 पाइलोरिक वलय, पायरोल वलय आपस में जुड़ करके एक
वलयनुमा संरचना का निर्माण करता है, जबकि इसमें ये सब संयुक्त अवस्था में नहीं होकर के वियुक्त अवस्था में होती है, फैली हुई लंबी रेखीय संरचना होती है। लेकिन उसमें होती कितनी है? 4 पायरोल वलय प्रेजेंट होती है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तो फाइकोइरिथ्रिन होता है और दूसरा होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन सामान्य रूप से साइनोफाइसी एल्गी में पाई जाती है, जबकि एरिथ्रिन और रोडोफाइसी में पाई जाती है। लाल शैवाल और नील हरी शैवाल। प्रश्न था फाइकोबिलेंस क्या है? तो ये एक प्रकार का वर्णक है जो 4 पायरोल वलय से निर्मित होता है। ये किन जीवों में पाया जाता है? तो रोडोफाइसी में और साइनोफाइसी में। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। इन दोनों की फिर 2 उप प्रकार है, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन। तो इरिथ्रिन भी 2 प्रकार के और साइनिन भी 2 प्रकार के। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के मध्य की योजक कड़ी क्या है? तो हम एक सामान्य से जानकारी है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंदर ग्लूकोज अंतिम उत्पाद पायरुवेट में बदलता है और क्रेब चक्र के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम परिवर्तित होता है और विभिन्न पथों से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इन दोनों के बीच की क्रिया, क्योंकि क्रेब चक्र के अंदर प्रवेशित होने वाला यौगिक है वो एसिटाइल कोएंजाइम है और ग्लाइकोलाइसिस की अंतिम उत्पाद है वो पायरुवेट। इसका मतलब पायरुवेट डायरेक्ट नहीं जाता। तो इन दोनों के बीच में एक क्रिया पाई जाती है, उसको नाम देते हैं इसकी योजक कड़ी, इसकी मध्य कड़ी, इसकी लिंक या लिंक रिएक्शन। पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम की सहायता से जुड़ करके कार्बोक्सिलीकरण क्रिया द्वारा, अर्थात पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन का एक यौगिक है और एसिटाइल कोएंजाइम वो है 2 कार्बन का। तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। इसका मतलब ये कार्बोक्सिलीकरण क्रिया हुई जिसमें एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ पे कोएंजाइम ए रिमेनिंग 2 कार्बन के साथ में जुड़ करके एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब चक्र में प्रवेशित होकर के आगे के पद को निर्मित करता है। इस क्रिया में कुल 5 सहकारक प्रयुक्त होते हैं। पहला कोएंजाइम ए लिपोइक अम्ल, मैग्नीशियम आयन, थायमिन, पायरोफॉस्फेट टीपीपी और NAD कार्बोक्सिलीकरण क्रिया के द्वारा निकलने वाले हाइड्रोजन को ग्रहण करता है NAD और निर्मित करता है NADH2। तो 5, 1, 2, 3, 4 और 5 सहकारकों की प्रेजेंस में पायरुविक अम्ल कार्बोक्सिलिक क्रिया के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होता है? संयुग्मित एंजाइम। तो संरचना का जहाँ पर एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, सरल एंजाइम जो केवल और केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं जैसे पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, और दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड संयुग्मित जिसमें प्रोटीनीय भाग के साथ में कोई अप्रोटीनीय भाग जुड़ा हुआ होता है। जो भाग प्रोटीनीय होता है वो एपोएंजाइम कहलाता है और जो अप्रोटीनीय होता है वो कोफैक्टर कहलाता है। इन दोनों के समूह को होलो एंजाइम कहलाते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। तो ये होलो एंजाइम है वो कॉन्जुगेटेड प्रकार का है जिसमें प्रोटीन के साथ में कोई अप्रोटीन भाग जुड़ा हुआ हो सकता है। जो अप्रोटीनीय भाग है उसको कोफैक्टर कहता है और कोफैक्टर 2 प्रकार के होते हैं। यदि वो कार्बनिक हैं तब उसको नाम देते हैं कोएंजाइम और यदि वो अकार्बनिक है तब उसको नाम देते हैं एक्टिवेटर। अकार्बनिक है तो नाम देंगे इसको एक्टिवेटर। जैसे कार्बनिक कोफैक्टर का एग्जाम्पल है NAD, FMN एंड ATP, जबकि अकार्बनिक एग्जाम्पल है जैसे Fe+++3+2 या Fe है, वो साइटोक्रोम्स ऑक्सीडेज का एक पार्ट है या नाइट्रोजिनेज का पार्ट है। कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में पाया जाता है, जिंक कार्बनिक एनहाइड्रेट में पाया जाता है और मैग्नीज फॉस्फोट्रांसफेरेज जैसे एंजाइमों का एक भाग होता है। इसी प्रकार का मैग्नीशियम भी फॉस्फोट्रांसफेरेज प्रकृति के एक एग्जाम हेक्सोकाइनेज के साथ में एक्टिवेटर के रूप में काम करता है।
अब ये अकार्बनिक कोफैक्टर करते क्या है? तो अकार्बनिक कोफैक्टर जब कोफैक्टर के रूप में होते हैं उस स्थिति में ये एंजाइम से इनहिबिटर को दूर रखता है। पहला तो इससे एंजाइम की सक्रियता बढ़ती है। दूसरा, उस एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट के जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट को क्रिया स्थल से हटाता है। फलस्वरूप क्रिया स्थल मुक्त हो जाते हैं और नए सबस्ट्रेट आसानी से जुड़ जाते हैं। फलस्वरूप रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि हो जाती है। तीसरा घटक एक्टिवेटर होते हैं, वो सामान्य रूप से ढीले आबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है क्या? संतृप्त वसीय अम्ल का मतलब हुआ कि उसके अंदर द्विबंध अनुपस्थित है। जिस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं संतृप्त या असंतृप्त, ठीक उसी प्रकार का ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें द्विबंध यदि नहीं पाया जाता तो संतृप्त, यदि द्विबंध पाया जाता तो असंतृप्त। अब द्विबंध प्रेजेंट है तो इसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है और उस हाइड्रोजनीकरण क्रिया के द्वारा असंतृप्त संतृप्त में बदल जाएंगे। असंतृप्त संतृप्त का सामान्य फॉर्मूला होता है CH3 CH2N और COOH, एक कार्बोक्सिलिक समूह है। जिस कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पामिटिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल इत्यादि संतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल है। असंतृप्त वसीय अम्ल की बात करते हैं तो द्विबंध प्रेजेंट होते हैं और असंतृप्त वसीय अम्ल युक्त फैटी एसिड का फैट का गलनांक हमेशा कम होता है। इसका उपयोग मूल रूप से वार्निश और रंग रोगन जैसे कार्यों में किया जाता है। जैसे अलसी और सूरजमुखी का तेल है वो असंतृप्त वसीय अम्ल युक्त फैट है या लिपिड का उदाहरण होता है। इन दोनों के बीच का एक मुख्य अंतर ये होता है कि असंतृप्त वसीय अम्ल युक्त वसा गलनांक कम होने के कारण सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहते हैं, अर्थात तेल है वो असंतृप्त का भाग होता है। और कभी कभी ये हवा के संपर्क में आने पर उसकी ऊपरी परत होती है वो शुष्क हो जाती है। इस प्रकार के अगला हमारा एक प्रश्न कंप्लीट होता है, ये संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है या इसमें अंतर क्या होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है? सब सुनते ही आपके मन में आ गया होगा कि ये कहाँ पाया जाता था, इसमें पढ़ते हैं तो ये नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजिनेज का जब टॉपिक पढ़ते हैं उस समय ये आता है। होता क्या है कि इस मूल ग्रंथिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? उसका उत्तर होता है लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की उपस्थिति। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सक्रियता को वृद्धि करता है। कैसे करता है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निष्क्रिय हो जाता है। लेग हीमोग्लोबिन उसी ऑक्सीजन को अवशोषित करके ऑक्सीजन की न्यूनता को बनाए रखता है, जिससे एंजाइम सक्रिय होकर के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते रहते हैं। तो उस संदर्भ में हम उसको पढ़ते थे। तो ये हो गया लेग हीमोग्लोबिन। कहाँ पाया जाता है? मूल ग्रंथिका में। और मूल ग्रंथिका मूल रूप से राइजोबियम प्लांट की रूट में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8, लेग हीमोग्लोबिन। तो विद्यार्थियों ये पाया जाता है लेग्यूम प्लांट की लेग्यूम पादप की मूल ग्रंथिका में। क्या कार्य करता है ये कि मूल ग्रंथिका में उपस्थित रह करके ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और इसी ऑक्सीजन न्यूनता की प्रेजेंस में नाइट्रोजिनेज एंजाइम ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो नाइट्रोजिनेज की सक्रियता को बनाए रखने का कार्य लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक करता है और इस वर्णक के कारण उन ग्रंथिकाओं का रंग गहरा गुलाबी रंग दिखाई देता है। इस लेग हीमोग्लोबिन वर्णक में कुल 2 भाग होते हैं। एक प्रोटीन भाग होता है जो कि पादप द्वारा संश्लेषित होता है, हीम समूह होता है वो जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। अर्थात इस वर्णक को निर्मित करने के लिए पादप और जीवाणु दोनों ही समान रूप से भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
दो अल्प दीप्तिकाली पादपों के उदाहरण दो। जैसे आलू है, गन्ना है, दो ही बनाने हैं, कॉस्मोस है, दतूरा, इसमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। इसके संदर्भ में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि दीर्घ दीप्तिकाल मूली, चुकंदर या अफीम दीर्घ दीप्तिकाल है। दिवस उदासीन पादप के रूप में टमाटर है, मटर है और कपास है। तो जरूरी नहीं है कि दो अल्प दीप्तिकाली पादपों के उदाहरण पूछे हुए, प्रश्न ये भी आ सकता है दो दीर्घ दीप्तिकाली पादपों के अथवा दिवस उदासीन पादपों के उदाहरण लिखिए। इसमें से कुछ भी आए, आपको दो लिखने होते हैं। आज के इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है नाइट्रोजन की कमी से उत्पन्न लक्षण। ये प्रश्न खनिज पोषक टॉपिक से लिया गया है। कुल 17 प्रकार के खनिज पोषक पाए जाते हैं। उनका अवशोषण कैसे होता है, उसका उपयोग क्या होता है, उसकी न्यूनता से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसकी अधिकता से क्या लक्षण उत्पन्न होता है, मिट्टी के अंदर यदि किसी विशेष तत्वों की कमी हो जाती है तो उसको कैसे पूरा किया जाता है, इस संदर्भ में इसको पढ़ते हैं। पादप में चूँकि ये तत्व सबसे सर्वाधिक उपयोगी होते हैं, सबसे अधिक महत्व के होते हैं, कोई कोई कार्य संपन्न करते हैं, जिससे पादप की कायिक वृद्धि और जनन वृद्धि संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रिया संपन्न होती है। लेकिन यदि इन तत्वों की कमी हो जाती है तो उसमें वो पर्टिकुलर कार्य नहीं हो पाता, जिससे कुछ विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो न्यूनता के लक्षण कहलाता है। न्यूनता का लक्षण कह सकते हैं हम इसको, वही प्रकार का रोग कह सकते हैं। नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के फॉर्म में पादपों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ प्रयुक्त होती है? एटीपी के निर्माण में, डीएनए के निर्माण में, एनएडीपी के निर्माण के अंतर्गत, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में। तो ये वो संरचना है जो जीवों की बेसिक आधार है, बेसिक संरचना है। इसके बिना वो जी नहीं सकते। डीएनए नहीं बनेगा तो इसकी पूरी संरचना डेवलप ही नहीं होगी। और डीएनए के अंदर नाइट्रोजन सारक के अंतर्गत नाइट्रोजन परचेंस होता है। तो सीधी सी बात है, यदि नाइट्रोजन नहीं होगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण नहीं होगा, ऊर्जा स्थानांतरण के लिए एटीपी की संश्लेषण नहीं होगा, एनएडीपी नहीं बनेगा। कई सारे ऐसे यौगिक हैं जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, निर्माण नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम कुछ विशेष लक्षणों का पादप के संदर्भ में बात करते हैं। नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होने से पायरोल वलय का निर्माण नहीं होता। पायरोल वलय नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं बनाए, और क्लोरोफिल नहीं है तो पादपों का रंग हरा नहीं हुआ, तो हरे रंग के स्थान पर दूसरा रंग उत्पन्न हुआ, या हरा रंग धीरे धीरे विघटित होना प्रारंभ हुआ। इस क्रिया को नाम देते हैं हरिमाहीनता, अर्थात क्लोरोफिल का संश्लेषण नहीं होना या क्लोरोफिल का विघटन होना। क्योंकि हरिमाहीनता होने पर हरा रंग दिखाई नहीं देता, तो ये पादप के किस भाग में सबसे पहले दिखाई देगा? नाइट्रोजन का संचलन या ट्रांसलोकेशन प्रौढ़ भाग से तरुण भाग की तीव्रता से होता है। इसलिए सबसे पहला हरिमाहीनता का लक्षण यदि दिखाई देता है तब उसको वो होता है प्रौढ़ पर्ण, और इसके बाद में तरुण पर्ण। दूसरा, नाइट्रोजन के अभाव में क्लोरोफिल के स्थान पर एंथोसायनिन का संश्लेषण होना प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप पत्तियों के शिराओं अथवा शिराओं के मध्य भाग में नारंगी अथवा लाल रंग के धब्बे और धारियाँ उत्पन्न होना प्रारंभ होता है। इससे इसकी कमी से पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति में वृद्धि होती है। पार्श्व कलिका जो पार्श्व भाग में पाई जाती है, प्रसुप्ति का मतलब उसकी वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुकने से इसका फैलाव कम होता है और जिससे उपज ऑटोमेटिक रूप से कम हो जाती है। इस तत्व की कमी कारण पादपों के अंदर पुष्पन अत्यधिक कम होता है, और पुष्पन के अभाव में फसली पादपों में उपज नहीं होती। तो नाइट्रोजन की कमी से फसली पौधों पर या फलारी पौधों पर सीधा सा प्रभाव पड़ता है कि इससे उपज और फल कम होते हैं। एक और इसकी न्यूनता का लक्षण है कि नाइट्रोजन बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल्स का पार्ट्स होने के कारण इसकी कमी कारण पादपों की वृद्धि रुक जाती है, पादप छोटे रह जाते हैं और बौने रह जाते हैं। विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने कुल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगले लेक्चर के अंतर्गत हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आते हैं या आ सकते हैं या आने वाले हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, समझते रहिए। विद्यार्थियों, मेरा एक प्रश्न आपसे है जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे पर्टिकुलर रूप से, इंडिविजुअल रूप से
व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिंदु स्त्राव के माध्यम से होने वाली जल हानि को कम किया जा सकता है। प्रश्न वापस सुन लीजिए, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिंदु स्त्राव द्वारा होने वाली जल की हानि को कम किया जा सकता है, अर्थात हम बिंदु स्त्राव को कम कर सकते हैं। इसका आंसर आपको शीघ्रता से भेजना है। धन्यवाद।